प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। आसिफ आपको ही बोलना है। रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। ट्विंकल मल्होत्रा आपका नंबर है बच्चे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू बिल्कुल ठीक है जी। फर्स्ट फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपका पल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अभिषेक क्लास में आ गए क्या आप? अभिषेक मिश्रा। सर वो उस लैपटॉप से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मोबाइल से लीव कर दूंगा। अच्छा ठीक है ठीक है। सर मतलब आज मीटिंग 2:5 पे स्टार्ट हुई थी या 2 पे ही? नहीं अभी शुरू हो रही है बच्चे, 2-4 मिनट पहले बस कुछ बच्चों से डिस्कशन करा था अलग से, तो ठीक है सर, शुरुआत। मेरे को अभिषेक आपसे ही क्वेश्चन पूछ रहा पूछूं। यस सर पूछो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूरी क्लास हमारे देश में एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमें ना। कोई और भी बोलो जी। दीपांशु। दीपांशु। यस सर। हमारे देश में एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सर इंडिया याद नहीं आ रहा नाम, सुना एनवी। था नाम, याद नहीं आ रहा। अब ये भी चेंज हुए हैं, एनवी रमन्ना। आसिफ दोबारा बोलो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट। एनवी रमन्ना। अनन्या दोबारा बोलो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। एन.वी. रमन्ना। मेरा क्वेश्चन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के जो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर गए, नाम बताओ। याद करा है मैंने लास्ट क्लास में। एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला। मेरा अगला क्वेश्चन है, याद करा चुका हूं, पहले वही बात पूछ लेता हूं। अनन्या, सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट। 5 lakhs per month। सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। 4 lakhs per month। तो अब बात कर रहा हूं सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एनवी रमन्ना एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हिना बोलो। सर नहीं पता। 1 लाख रुपए पर मंथ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी एट प्रेजेंट 1 लाख रुपए पर मंथ। अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सैलरी बोलो। 90,000। अभिषेक दोबारा बोलोगे। सर 90,000, 90,000। याद कर लो जी सारे बच्चे। सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1 लाख रुपीज पर मंथ। अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सैलरी कितनी? 90,000 रुपीज पर मंथ। कुशाग्र याद हो गया बच्चे? महक गोयल। सर ये बहुत कम नहीं है? देखो देखो देखो, ये डिबेट वाला मैटर हमारे पास, इसका कोई फायदा नहीं है ना। आप कम ज्यादा का अब बताओ, हम बोले कम है या हम बोले ज्यादा है, हम कुछ कर नहीं सकते। भैया हाँ युवराज। इस अमाउंट के अलावा कोई कंसेशन मिलता है? अरे भैया बहुत सारी, अरे ये भैया पर्क्स के अलावा, पर्क्स इसके नहीं कह रहा, अलावा पर्क्स के दुनिया अलावा। भर के अलाउंसेज है। चीफ जस्टिस को 4,000 रुपए पर मंथ का स्टाइफन, बहुत सारी चीजें मिलती हैं और भी, वो टोटल करोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन आपके सर जेड हाँ है। क्या अभिषेक? अभिषेक जेड प्लस, सर जेड प्लस सिक्योरिटी होती है ना। देखो वो सब चीजें अगर जोड़ोगे तो करोड़ों रुपए में आ जाएगा अमाउंट। वीआईपी 24 आवर्स राउंड द क्लॉक, गार्डनर, वॉचमैन, स्वीपर, बंगला, परक्विजिट्स जोड़ लो, अलाउंसेस अलग से मिलते हैं। तो क्वेश्चन वो आना नहीं है ना, क्वेश्चन ये आएगा सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो 1 लाख रुपया पर मंथ। अरे क्लियर है अनन्या? क्लियर है? यस सर। वैसे आजकल प्रपोज अमाउंट इनका फाइनल नहीं हुआ है, बट प्रपोज अमाउंट मैं आपको बता देता हूँ, 3.5 लाख रुपया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब तक अनाउंस नहीं होगा जीके का क्वेश्चन नहीं बनेगा। और अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट 2,80,000 ऐसा प्रपोजल है। बट वो जिस दिन एक्सेप्टेंस हो जाएगी पार्लियामेंट में, उस दिन वो फिर उस दिन से मिलना लग जाएगा। बट अभी तक जब तक ये चेंजेस नहीं आते तो जीके के क्वेश्चन में आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ और अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट 90,000 रुपए पर मंथ। फिलहाल दोबारा पूछूंगा, गौरव। गौरव हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, जल्दी जल्दी बोलते। सर एम हिदायतुल्ला। नहीं बाबा, अरे वो तो पुरानी बात है, 1969 की बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट पर एम हिदायतुल्ला। और ऐसी कंडीशन में, अरे कौन प्रेसिडेंट कौन थे जो ऊपर चले गए थे? डॉक्टर जाकिर, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी ने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रिजाइन कर दिया था।
क्योंकि वो प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन भर रहे थे, तो एम हिदायतुल्लाह कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आए। वो 1969 है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर एन वी रमन्ना। एनवी रमन्ना। रमन्ना भी याद होता है तब भी बात बनती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है? पूरी क्लास, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्रेरणा बोल रहे थे, सर फर्स्ट लॉ ऑफिसर। सारे याद कर लो। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है। हमारी गवर्नमेंट को लॉ के बारे में कोई भी एडवाइस लेनी है कि भैया ये कानून बनाना है, सरकार को ऐसी पॉलिसीज लॉन्च करनी है, तो इसका लीगल इम्प्लीमेंटेशन क्या रहेगा, इसमें क्या प्लस माइनस किया जा सकता है, तो सरकार का लीगल एडवाइजर होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसे फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये याद हो गया अनन्या, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यस सर। अभी अभी इनका टेन्योर जो पिछले हमारे अटॉर्नी जनरल थे उनका टेन्योर खत्म हुआ था, तो 1 साल के लिए और बढ़ा दिया उनको। तो मेरा क्वेश्चन है, करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट, एट प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सर के वेणुगोपाल। प्रेरणा बहुत बढ़िया। प्रेरणा याद कर रखा है पहले से ही या अभी कहीं देख के बोल रहे हो? नहीं, वो फ्लैट का फॉर्म भरा था ना मैंने, तो अरे इसमें वाह। याद। वाह क्या बात है जी, तो याद कर लिया। अनन्या दोबारा बोल दो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सर रिपीट कर। वेणुगोपाल याद करने से भी गाड़ी चलती है, के वेणुगोपाल। अनन्या बोलना, के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, बोले तो लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल के नीचे एक और ऑफिसर होता है जिसे बोलते हैं, हाँ प्रेरणा से पूछ रहा हूँ, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। पहले तो याद कर लो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। अनन्या याद हो गया, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ऐसे समझो स्टेट्स को कोई एडवाइस लेनी है, कोई लॉ बनाने में कुछ है, तो सेकेंडरी ओपिनियन किसका लिया जाता है? सेकंड लॉ ऑफिसर है कौन? सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन है प्रेरणा? ये नहीं याद। तुषार मेहता। तुषार मेहता। प्रेरणा दोबारा बताओ क्या नाम बोला? तुषार मेहता। तुषार मेहता। दीपांशु आपसे पूछ रहा हूँ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोले तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन है हिंदुस्तान में एट प्रेजेंट? दीपांशु। के वेणुगोपाल। सर के वेणुगोपाल। वेणुगोपाल। ये अभी अभी इनका टेन्योर 1 साल के लिए एक्सटेंड करा सरकार ने। और अच्छा, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बोले तो लोकसभा या राज्यसभा में नॉर्मली मेंबर्स ही जाते हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी लोकसभा राज्यसभा की जो सीट प्रिजाइडिंग जो 24 चल रहा है कार्यक्रम, उस कार्यक्रम को वो अटेंड कर सकता है, उसमें अपना व्यू दे सकता है। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वापस आ रहे हैं जी। अरे सेकंड लॉ ऑफिसर कौन है? क्या बताया था मैंने? प्रेरणा दोबारा बोलो। सर तुषार जनरल्स की, हाँ सर दीपांशु। जनरल्स की जो बात हो रही है, ये सब सर पॉलिटिशियन थोड़ी ना होते हैं। जनरल जो ऑफिसर्स होंगे ना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, तो इनका टेन्योर क्यों बना रहे हैं हम? इनका तो मतलब वो होते होंगे ना, ट्रांसफर हो जाते होंगे ऐसे कुछ। देखो भाई, सरकार को कोई लॉ ऑफिसर रखना है। जैसे आपका कोई बिजनेस है तो आप कोई एडवोकेट अपॉइंट करना चाहें तो आपको अपॉइंट करना है, और जब चाहो आप उसकी छुट्टी कर सकते हो। अरे आप एक कंपनी हो, आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप मान लो, आप एक कॉर्पोरेट हाउस मान लो, तो आपको लीगल एडवाइस लेने के लिए नॉर्मली जितनी बड़ी कंपनी होती है परमानेंट बंदा हायर करती है एज ए एडवोकेट, तो ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हायर करती है। अरे क्लियर है बच्चे? तो वो हायर कर रही है, वो सर ये तो क्लियर है, मैं कह रहा हूँ जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हायर कर रही है तो उस आदमी के ऊपर ठप्पा लग रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कि ये हमारे देश का फर्स्ट लॉ ऑफिसर है। जब तक सरकार चाहेगी उसे रखेगी, और जब चाहेगी बंदा बदल लेगी। क्लियर है? हाँ सर, बदल लेगी तो टेन्योर की बात नहीं होनी चाहिए ना यहाँ पर फिर। टेन्योर की बात क्यों कर रहे हैं? अभी जो नए वेणुगोपाल जी को अपॉइंट करा है तो उन्हें बोला है जी आपका टेन्योर 1 साल का है, 1 साल बाद देखेंगे, अच्छा काम करोगे आगे फिर बढ़ा देंगे, नहीं करोगे छुट्टी, दूसरा रख लेंगे। और उससे पहले भी सरकार चाहे अच्छा, तो, ओके सर। और उससे पहले सरकार चाहे तो छुट्टी कर सकती है, वो तो सरकार के हाथ में है। क्लियर है जी? दीपांशु क्लियर? यस सर। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 1 साल के लिए अपॉइंटमेंट होती है। सरकार ने अभी जो वेणुगोपाल जी का एक्सटेंशन करा है वो 1 साल के लिए करा है कि 1 साल तक के लिए आपको एडवाइजरी रख रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर। जरूरत पड़ेगी उससे पहले चेंज कर देंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो 1 साल बाद देखेंगे आपको ये एक्सटेंड करना है कि या किसी और को बुलाना है।
क्लियर है बच्चे? टेन्योर पहले से फिक्स नहीं होता। आगे चलेंगे। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जल्दी बताओ नाम। प्रेरणा अभी बताया था। सर तुषार मेहता। तुषार मेहता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जल्दी बताओ। प्रेरणा एनवी एनवी रमन्ना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सैलरी कितनी होती है? अभिषेक। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बस मेन आते हैं सैलरी वाले क्वेश्चंस। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अभिषेक। अरे 1 लाख होती है। नहीं होती। 70,000। नहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सैलरी इक्विवेलेंट टू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होती है। अब बता दो। 1 लाख। नहीं, अरे भाई 90,000। 90,000, अभी तो याद कराया आपको। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी 90,000 होती है। एक और क्वेश्चन बोलता हूं टॉपिक पर आगे जाने के लिए, इंपॉर्टेंट एरिया है करंट अफेयर्स का। एट प्रेजेंट हिंदुस्तान के चीफ कमिश्नर, अरे जो इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहा हूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हिंदुस्तान के, बोलो जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, श्रुति बोलो। प्रेरणा, सर सुशील पांडे है सर। नहीं, सुशील चंद्रा है एट प्रेजेंट हमारे देश में इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है बच्चों? सुशील चंद्रा। और उनकी सैलरी और बता दो बस जल्दी से। आज से बताओगे? 2.5 लाख रुपया पर मंथ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नाम बताओ आसिफ। सुशील चंद्रा। और सैलरी चीफ इलेक्शन 2.5 लाख। 2,50,000 रुपीज पर मंथ। टॉपिक को आगे चलाएंगे। अनन्या, याद हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर एट प्रेजेंट? यस सर। सर आप इस सब का भी एक असाइनमेंट भेज दो, करंट जो भी इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं। वो सारा अभी बता ही दिया मैंने। ठीक है, ओके मैंने बहुत सारा डाटा बनाया है, वो सब कराऊंगा। स्लाइड्स बनाई है, स्लाइड्स में चलाएंगे। बनाया तो बहुत कुछ है, समय की लिमिटेशन रहेगी। तो वाइस प्रेसिडेंट, लास्ट क्लास में बच्चों प्रेसिडेंट वाला एरिया खत्म हो गया था। अरे प्रेसिडेंट को हटाने का तरीका क्या होता है, नाम बताओ उसका जल्दी से। अनन्या, प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है? थ्रू द, अरे नाम बताया था, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट प्रोसीजर। इम्पीचमेंट प्रोसीजर। वाइस प्रेसिडेंट की चर्चा करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट हमारे आर्टिकल 63 याद कर लो। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट कहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 63। जल्दी से, हमारे देश का पहला वाइस प्रेसिडेंट अभी आप लोगों ने बताया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एट प्रेजेंट हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट, जल्दी बोलते जाओ। वेंकैया नायडू। काम क्या होता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और सैलरी याद करा दी है 4 लाख रुपया पर मंथ। तो यही बात लिखी हुई है। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? अरे इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ। दीपांशु याद हो गया? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ। जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपने Yes, क्या sir. करा था? इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जिसमें कौन कौन आते हैं? सारे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज फ्रॉम स्टेट एंड यूटीज। काम क्या है वाइस प्रेसिडेंट का? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट। अरे काउंसिल ऑफ पीपल बोले तो, काउंसिल ऑफ पीपल बोले तो दीपांशु लोकसभा, और काउंसिल ऑफ स्टेट बोले तो राज्यसभा। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। सैलरी याद करा दी है 4 लाख रुपया पर मंथ। हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट याद करा दिया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और हमारे देश के एट प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वेंकैया नायडू। और हमारे देश के, अरे पीछे मैंने याद करा है, प्रेसिडेंट अपने टेन्योर को पूरा नहीं कर पाए और एक्सपायर हो गए, डेथ हो गई, नाम बताओ जल्दी से। डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट का नाम याद कर लो जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा होने से पहले एक्सपायर हो गए। सामने डाटा लिखा है वाइस प्रेसिडेंट, जब अपने ऑफिस टाइमिंग पर ही डेथ हो गई जिनकी। श्री बोलो जी, श्री कृष्णकांत। दीपांशु याद हो गया? कृष्णकांत अपने टेन्योर में ही अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाए और डेथ हो गई। प्रेसिडेंट जिनकी डेथ हुई थी अपने टेन्योर में, डॉक्टर Yes, राजेंद्र sir. प्रसाद। और प्राइम मिनिस्टर की भी बात कर लेते हैं। अरे प्राइम मिनिस्टर जो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाए और डेथ हो गई, ये घटनाएं बहुत सारी हैं, ये इसलिए नहीं आएगा। इंदिरा गांधी।
राजीव गांधी। अरे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। नहीं, राजीव गांधी गलत है। राजीव गांधी तो भैया अपने टेन्योर में एक्सपायर नहीं हुए, इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, साउथ इंडिया में गए थे प्रचार करने के लिए और ह्यूमन बम ने उन्हें उड़ा दिया, तो वो अपने टेन्योर में नहीं गए। इंदिरा गांधी गई हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, सबसे पहला प्रधानमंत्री जो अपने टेन्योर को पूरा नहीं कर पाया और डेथ हो गई, वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1964 में 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई। बच्चों, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर थे, डेथ हो गई। उसी वक्त एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पर है नहीं, डेथ हो गई है। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, ये बढ़िया क्वेश्चन है। हिंदुस्तान का पहला एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, जल्दी बोलो पूरी क्लास, ये इंपॉर्टेंट है। दीपांशु, गुलजारी लाल नंदा, अरे नाम बोलो। आसिफ, गुलजारी लाल नंदा। याद कर लो बच्चों, गुलजारी लाल नंदा। मैं थोड़ी स्टोरी भी बता रहा हूं ताकि चीजें याद हो जाए आपको। 64 पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, डेथ हो गई। इमीडिएटली डेथ पर अब वो सीट खाली तो छोड़ेंगे नहीं और टेन्योर पूरा हुआ नहीं है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने ही अपने एक नेता को उसी वक्त इमीडिएटली कैबिनेट मिनिस्ट्री बुलाकर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर दिया। किसको? अरे जल्दी बोलो, नाम अभी याद करा है। गुलजारी लाल नंदा। हाँ जी, कुछ महीनों के लिए रहे, 1-2 महीने, और फिर कांग्रेस पार्टी ने अपना नया प्रधानमंत्री चुन लिया। अरे इलेक्शन नहीं हो रहे, नया प्रधानमंत्री, जल्दी बताओ कौन? हाँ, लाल बहादुर शास्त्री। और मजे की बात, लाल बहादुर शास्त्री 2 साल प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रहे हैं, ये भी अपने टेन्योर में ही डेथ हो गई इनकी। लाल बहादुर शास्त्री अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाए, पहले प्रधानमंत्री जो टेन्योर पूरा नहीं कर पाए, कौन से? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ा गुलजारी लाल नंदा। इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दूसरी बात, 2 साल पूरे नहीं करे इन्होंने। 1966 पंडित लाल बहादुर शास्त्री की बात चल रही है जी। अच्छा, इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। और 66 में इनकी डेथ हो गई। बच्चों, डेथ हुई या कत्ल किया गया, ये आज तक इसका पता नहीं चला है। कोई बताएगा ये डेथ हुई या कत्ल हुआ, क्या खेल है ये? कुछ आइडिया? पूरी क्लास। यस सर, अमेरिकन की CIA। नहीं, एक बोलो, सारे बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अभिषेक बोलो। यस सर, कॉन्स्पिरेसी है कई सारी, अभी तक कोई रीजन पता नहीं चला है। इंडिया में डेथ हुई, बाहर हुई, क्यों हुई, क्या घटना थी? कुछ आइडिया, कुछ स्टोरी किसी को मालूम हो? या बताऊं जल्दी से? सुरभि। ताशकंद हाँ, एग्रीमेंट साइन करने ये गए थे ना। ताशकंद पूरी दुनिया में कौन सी कंट्री में है? जल्दी बताओ। सुरभि से ही क्वेश्चन है, ताशकंद कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान। आजकल उज्बेकिस्तान में है, उस जमाने में ताशकंद कहाँ था? यूएसएसआर। बच्चों, इंडिया पाकिस्तान वार का जो ट्रीटी हुआ है वो ताशकंद में हुआ है, और जिसमें मीडिएटर कौन था? यूएसएसआर। 1965 सबने याद करा है। इंडिया पाकिस्तान वार 1965। तो हिंदुस्तान के प्रधान वार को खत्म करने के लिए, ट्रीटी साइन करने के लिए यूएसएसआर ने मीडिएटर का रोल प्ले करा था। उन्होंने ताशकंद में समझौता करने के लिए बुलाया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अयूब खान, और वहाँ ट्रीटी साइन हुई। उसके बाद वॉर ख़त्म हो गई, लेकिन वहाँ से जिंदा वापस नहीं आए लाल बहादुर शास्त्री। अब घटनाएं क्या हैं, इसमें अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। हम उन घटनाओं पर नहीं चलेंगे क्योंकि सरकार ने कोई डिक्लेरेशन उसके बाद दिया ही नहीं कि ये क्या घटना रही, कि डेथ रही या मर्डर रहा। उनकी बॉडी में ये कहा गया है कि पॉइजन था, जब वापस आए तो पॉइजन था। तो मेरा कहने का दूसरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर पूरा नहीं कर रहे, उनकी डेथ हो गई है, और फिर दोबारा पोस्ट खाली ना रहे, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाए गए गुलजारी लाल नंदा। तो भैया 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने हैं गुलजारी लाल नंदा। फिलहाल क्वेश्चन ये नहीं आता कितनी बार बने हैं। फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, गुलजारी लाल नंदा। और इसके साथ आपको और बातें भी याद हो गई है कि ताशकंद समझौता बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये ताशकंद उस जमाने में यूएसएसआर, आजकल उज्बेकिस्तान। यूएसएसआर ने मीडिएटर का रोल प्ले करा था और वार खत्म कराई थी। वापस चलते हैं जी।
सर हाँ सर ये भी तो कहते हैं ना कि सुभाष चंद्र बोस की जो डेथ थी वो फेक करी गई थी। हाँ, डेथ तो ना भाई, हमारी हिस्ट्री में डेथ का कोई अनाउंसमेंट नहीं है, बस पता ही नहीं चला था। हिस्ट्री तो ये कहती है कि उनका पता नहीं चला। और बहुत बाद में भी ऐसा अनाउंसमेंट हुआ कि भाई चाइना में कहीं वो देखे गए, बट कोई ऑफिशियल, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई डाटा अवेलेबल नहीं है कि वो कहाँ। भाई डेथ होने का मतलब है बॉडी मिलनी चाहिए ना, तो बॉडी तो मिली ही नहीं, तो कहाँ गए, ये भी रहस्य है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके बारे में कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया है आज तक। अरे कौन सी फौज बनाई थी उन्होंने? आजाद हिंद फौज। और डायलॉग क्या था सुभाष चंद्र बोस का? जल्दी जल्दी बता दो जी। तुम मुझे तो मुझे कौन दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी दूंगा। हाँ जी। तो कृष्ण कांत याद कर लो, वाइस प्रेसिडेंट जो अपने टेन्योर को पूरा नहीं कर पाए, डेथ हो गई। प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे हैं इसलिए वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर भी पहले प्राइम मिनिस्टर जो अपने टेन्योर में ही डेथ हो गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है, गुलजारी लाल नंदा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं। आर्टिकल 74 रिकमेंडेड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही आता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या क्या? प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद डिप्टी मिनिस्टर्स। ये क्वेश्चन है, आया हुआ है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ही देखता है किस किस को कौन कौन सा पोर्टफोलियो मिलना चाहिए, कौन कौन कैबिनेट मिनिस्टर्स होने चाहिए, कौन कौन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट एरिया। और ये सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्ट्री कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। और इन मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाता है बच्चों? प्राइम मिनिस्टर के कहने से, प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, अरे नाम बताते जाओ। अनन्या, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू। एट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। श्री नरेंद्र मोदी। देखो यहाँ एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कहानी सुना चुका हूँ, जल्दी बोलो। गुलजारी गुलजारी लाल नंदा। देखो क्वेश्चन, वो प्रधानमंत्री जो देश के बाहर एक्सपायर हुए, नाम बताओ। अभी भी बताया, ताशकंद समझौता। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री जो देश के बाहर एक्सपायर हुए। और देश के अंदर एक्सपायर होने वाले पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। कौन होता है? अरे प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? नाम काम का राजा। अरे नाम का राजा। एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। रियल हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को कौन कंट्रोल करता है? प्राइम मिनिस्टर। अरे पार्लियामेंट में सेशन, लोकसभा की बात कर रहा हूं, कितने सेशन होते हैं? 1 2 4 5, कितने? 2। ए बच्चे, तुक्का तुक्का मार रहा है प्रेरणा बच्चे। सर 6-6 महीने पे होते हैं ना वो। लोकसभा में 3 सेशन चलते हैं। पार्लियामेंट्री हाउस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। गर्मी का, सर्दी का सेशन, 3 सेशन चलते हैं टोटल। कितने सेशन चलते हैं प्रेरणा? सर 3। 3 सेशन। तो सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन और बढ़िया तैयार हो रहा है। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, जल्दी जल्दी बताते जाओ। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर? राजीव गांधी। राजीव गांधी। ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। डाटा याद कर लो बच्चों। ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। 1 साल की भी टेन्योर पूरी नहीं करी थी। अरे राजीव गांधी के बारे में बोले तो, जब इंदिरा गांधी को गोली लगी थी तो उसी वक्त बाहर से, फॉरेन कंट्री में थे, राजीव गांधी को बुलाया गया। सबसे पहले तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया गया उन्हें। फिर इलेक्शन में गए थे, इलेक्शन में जीत के आए मेजोरिटी से। कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें इन 70-75 सालों के इतिहास में तभी मिली थी जब इंदिरा गांधी को गोली लगी थी। और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर कौन? राजीव गांधी। हाँ जी। अभी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसमें सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स तो बीजेपी के हैं। नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हो? एनडीए, अरे कोalition गवर्नमेंट है, सारे मिनिस्टर बीजेपी के कैसे हो सकते हैं? कोalition गवर्नमेंट है बच्चे। हाँ सर, कोलिशन गवर्नमेंट तो है, बट तो इनकी बाकी पार्टियों के भी नेता हैं, मिनिस्टर्स हैं, ऐसा नहीं है। अभी पीछे रामविलास पासवान नाम सुना होगा, उनकी डेथ हो गई है, तो वो सेंट्रल मिनिस्टर बना रखे थे इन लोगों ने। अरे क्लियर है वो तो। और पंजाब के पीछे तो पंजाब वालों का जो अकाली दल था वो इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ था। और वो हरसिमरन कौर, वो उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री में थे। वो तो उन्होंने अलायंस अपने आप ही तोड़ दिया। वो धरना प्रदर्शन जो किसानों का चल रहा है, जिसके चलते वो पोस्ट छोड़नी पड़ी उन्हें। अरे बात समझ में आ रही है बच्चे? तो सारे नेता बीजेपी के नहीं है, कोएलिशन गवर्नमेंट है।
और जो अलायंस चला रहा है सरकार को वो एनडीए एनडीए क्लियर है? यस सर। तो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर याद कर लो राजीव गांधी, ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर याद कर लो मोरारजी देसाई। और चौधरी चरण सिंह की बात कर लेते हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट का कोई सेशन फेज ही नहीं करा, प्रधानमंत्री बने और पार्लियामेंट्री के सेशन आने से पहले उनकी छुट्टी हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन की सरकार बनी थी और उसके बाद वो मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाए थे और सरकार गिर गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी शॉर्टेस्ट टेन्योर 13 डेज, याद हो गया। और फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, जल्दी जल्दी बोलते जाओ जी, अनन्या, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी। सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहा? अगला क्वेश्चन। पंडित जवाहरलाल नेहरू। नहीं नहीं पंडित नहीं जवाहर- नहीं नहीं, इंदिरा गांधी उनसे ज्यादा, इंदिरा इंदिरा। गांधी का टेन्योर ज्यादा लंबा रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा। फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, अनन्या। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना के फादर बताओ। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। अब सारे मिलके बोलो, ऐसे कैसे? अरे याद करो भाई। मोस्ट पल्लवी को बताना है, मोस्ट अनफॉर्चुनेट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। कल डाटा भी भेज दिया लिखा हुआ सारा, अप टू मिडिवल इंडिया। पल्लवी, मोस्ट अनफॉर्चुनेट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। सर याद नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। आते हैं जी राज्यसभा पे। सर हाँ बोलो। मतलब अगर क्वेश्चन पूछेगा लास्ट प्राइम मिनिस्टर, लास्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो भी मतलब सब में ही तो इंदिरा गांधी होगी, एक ही तो थी वो। हाँ एक ही थी, बिल्कुल जी। तो राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा बोले तो अपर हाउस, अपर हाउस बोले तो काउंसिल ऑफ स्टेट। मैंने पीछे वर्बली डिस्कशन करा था, स्लाइड में सामने सारी चीज़ें लिख के दे दी हैं ताकि स्क्रीनशॉट ले सको, याद कर सको, डाटा आपके पास लिखा हुआ आ जाए। तो अपर हाउस बोले तो राज्यसभा, बोले तो काउंसिल ऑफ स्टेट। याद कर लिया आपने। टोटल सीटें याद करनी है, कितनी सीटें हैं पीछे मैंने बताया था, 250 सीट्स। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, परमानेंट हाउस है ये, परमानेंट हाउस है जो कभी भी डिसॉल्व ना हुआ ना कभी होगा। 250 सीट्स का ब्रेकअप मैंने याद कराया। 238 मेंबर्स इलेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट्स एंड ड्यूटीज एंड 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की इस पावर को आर्टिकल 80 बोलते हैं, आर्टिकल 80। 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। भैया अपनी मर्जी नहीं चलती उसकी, कैबिनेट मिनिस्ट्री हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं हिंदुस्तान के अलग अलग फेमस पर्सनैलिटीज फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड्स कौन कौन रहेंगे, और प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। करंटली द स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा कितनी चल रही है? 245 चल रही है। 229 फ्रॉम द स्टेट्स, 4 from the UTs and 12 members nominated by the president। परमानेंट हाउस है, लिख दिया है मैंने सामने, कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। लेकिन इसमें कोई भी एक मेंबर एज ए राज्यसभा कितने साल के लिए होता है? दीपांशु, टेन्योर ऑफ एनी मेंबर ऑफ राज्यसभा 6 साल। 6 साल याद 6 कराया था साल। मैंने। तो टेन्योर 6 साल। कोई बच्चा कहेगा परमानेंट हाउस है तो 6 साल कैसे? तो हर 2 साल बाद राज्यसभा के 1/3 मेंबर चेंज हो जाते हैं, पुराने चले जाते हैं, नए आ जाते हैं, हर 2 साल बाद। तो एक मेंबर ऑफ राज्यसभा 6 साल तक अपनी पोजीशन पर रहता है, उसके बाद वो सेम दोबारा इलेक्ट होके आ जाए, इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आ जाए, तो अगले टेन्योर के लिए भी वो रहेगा मेंबर ऑफ राज्यसभा। एक बार दोबारा पूछ लेता हूँ। राज्यसभा बोले तो अपर हाउस, बोले तो काउंसिल ऑफ स्टेट। हाउ मेनी सीट्स? 250, जिसमें से 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द दीपांशु प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। लोकसभा बोले तो लोअर हाउस, हाउस ऑफ द पीपल्स भी बोला जाता। हाँ राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद के जाने के बाद ओपोजिशन में कोई भी लीडर नहीं है ना? अब ये चेक करने वाला बात है, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लीडर तो अपॉइंट उसी वक्त करना होता है, अपोजिशन पार्टी को हेड तो बनाना ही पड़ता है। और गुलाम नबी आजाद अभी अभी रिसेंटली वहाँ से रिटायर हुए, दोबारा उन्होंने मना कर दिया। वैसे तो वो इतने बड़े नेता हैं तो राज्यसभा में दोबारा आ सकते थे, उन्होंने खुद अपना मना कर दिया कि मैं अब अगला टेन्योर नहीं लूंगा, एजिड हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी पार्टी जो रूलिंग पार्टी है या अपोजिशन पार्टी है वो लोकसभा राज्यसभा में अपना अपोनेंट ना रखे, ऐसा नहीं हो सकता। तो लोकसभा बोले तो लोअर हाउस, हाउस ऑफ द पीपल्स बोलते हैं। इसका टेन्योर याद कर लो 5 साल, 3 सेशन। प्रेरणा 3 सेशन याद कर लो,
हर साल 3 सेशन होते हैं लोकसभा के। एक बजट सेशन फरवरी टू मई, मानसून सेशन बिटवीन जुलाई एंड सितंबर, विंटर सेशन बिटवीन नवंबर टू दिसंबर। प्रेरणा कितने सेशन होते हैं लोकसभा के? सर 3। 3। बजट सेशन के लिए हम बजट की बात याद कर लेते हैं। प्रेरणा बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट? याद करो सर पूरी। annual financial statement prepared by the government that shows item wise estimated expenditure and estimated receipt of the government during the given fiscal year. बढ़िया। तो गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच डेपिसिट द एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फिस्कल ईयर। आपके करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट एरिया, ये गवर्नमेंट बजट कब अनाउंस होता है, तारीख याद करनी है। आसिफ, बताया था मैंने बचपन में, भैया First 2 फरवरी में होता है। तारीख चाहिए? वर्किंग डे, सेकंड नहीं वर्किंग डे में। फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में बजट अनाउंस होता है हमारे देश में। और बजट बोले तो याद कर लो मनी बिल। बजट बोले तो नहीं बिल। मनी बिल 1 फरवरी को। और पुराने टाइम की बात करूं तो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को बजट अनाउंस होता था हमेशा। लेकिन एनडीए गवर्नमेंट ने सिस्टम बदल दिए। उन्होंने सिस्टम बना दिया कि रेल बजट अलग से नहीं आएगा। पहले रेल बजट और नॉर्मल बिल, मनी बिल अलग अलग सेम डे पर अनाउंस होते थे। अभी रेल बजट मर्ज हो गया है मनी बिल के अंदर, अलग से पेश नहीं होता वो। और तारीख 1 फरवरी को। आपको आज का क्वेश्चन आएगा, पुराना नहीं आएगा। तो बजट, गवर्नमेंट बजट कब अनाउंस होता है? फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। कौन अनाउंस करता है? बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। कौन सा बजट इसके अंदर मर्ज हुआ है? रेल बजट। अभिषेक याद हो गया? yes sir. अच्छा, अब फाइनेंस मिनिस्टर की बात चल रही है तो बता दो, हिंदुस्तान में एट प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। अरे जीएसटी की बात भी, जब फाइनेंस मिनिस्टर की बात आ रही है तो जीएसटी की फुल फॉर्म, अभिषेक, जीएसटी Goods and services tax. गुड्स एंड सर्विस टैक्स। व्हाट इज दिस? कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इंपोजिशन ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स बियर बाय डिफरेंट पर्सन। टैक्स लगे किसी और के ऊपर, पे करे कोई और। इनडायरेक्ट टैक्स, कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। क्या? जीएसटी। ये जीएसटी हिंदुस्तान में किस सिस्टम को खत्म कर रहा है? वैट को। वैट को खत्म करके जीएसटी आया। कब इंट्रोड्यूस हुआ? मुझे तारीख चाहिए, करंट अफेयर्स। सिर्फ अनन्या सब याद कराया अनन्या मैंने। 1st July 2017. हाँ, 1 जुलाई 2017 मॉडिफाइड सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इन द नेम ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स इंट्रोड्यूस करा बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। पुराना स्ट्रक्चर वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। आगे चलेंगे जी। भैया राज्यसभा के मेंबर अभी मैंने बताए थे। अनन्या, राज्यसभा के मेंबर बताओ। 250 डिवीजन बताओ। 238 इनडायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूटीज एंड 12 मेंबर्स Nominated by the president. लोकसभा की सीटें याद कर लो। 530 फ्रॉम द स्टेट्स, 20 फ्रॉम द यूटीज एंड 2 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अनन्या दोबारा रिपीट करो ये 552 का ब्रेकअप। 530 from state, 20 from union territories, and 2 nominated by the president from Anglo-Indian community. आगे चलेंगे। क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ लोकसभा, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मिनिमम एज 25 इयर्स, और कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा की भी क्वालिफिकेशन एक बार बोल देता हूँ। सिटीजन ऑफ इंडिया, मिनिमम एज 30 इयर्स होनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, और कोई गवर्नमेंट पोस्ट, प्रॉफिट की पोस्ट होल्ड नहीं करनी चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में 2 हाउसेज हैं बच्चों पार्लियामेंट में, तो दोनों हाउस इक्वल हैं या राज्यसभा लोकसभा में कोई ज्यादा पावरफुल है? मेरा क्वेश्चन दीपांशु, एक मिनट रुको। दीपांशु, मेरा क्वेश्चन आपसे है, लोकसभा राज्यसभा दोनों की पावर्स इक्वल है या कोई ज्यादा पावरफुल है? सर अगर लोकसभा कोई बिल पास कर देती है तो राज्यसभा उसे रोक सकती है। नहीं, तो राज्यसभा, वो तो लोकसभा का बिल राज्यसभा रोक सकती है, तो राज्यसभा का बिल लोकसभा रोक सकती है। लोकसभा ज्यादा पावरफुल है वैसे। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, याद कर लो। लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। क्यों? उसका कारण याद कर लो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या मनी बिल। मनी बिल बोले तो बजट सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा। भैया कोई भी कानून बनाना हो, किसी भी एक हाउस में पहले उसको लाया जाता है। कोई भी कानून, जर्नल कानून, देखो मैंने नीचे लिखा है,
कोई भी ऑर्डिनरी बिल कानून बनाना हो तो उसको किसी भी एक हाउस में पहले लाया जाता है, वहाँ से प्रपोजल पास होता है तो दूसरे हाउस में जाता है, और वहाँ से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, और ठप्पा लगने के बाद कानून बन जाता है। लेकिन सिर्फ मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में आता है प्रेरणा? आर्टिकल 368। 368। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना हो या मनी बिल इंट्रोड्यूस करना हो, इसकी वजह से लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है, हाउस ऑफ पीपल्स सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही आता है। और लोकसभा में एक बार मनी बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो जाए तो उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है पास होने के लिए। राज्यसभा सिर्फ उसे रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकती है, रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकती है लोकसभा में, लेकिन लोकसभा मना कर दे, हम कंसीडर नहीं कर रहे, पास करो, पास करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हाँ, ये सबसे ज्यादा पावरफुल उस चीज के लिए होते हैं ना कि चुनी हुई सरकार को गिराया जा सकता है, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके। नो कॉन्फिडेंस मोशन में तो क्या अब क्या होता है, लोकसभा में अगर मेजोरिटी नहीं है ना तो सरकार गद्दारी कर लेती है, वो जॉइंट सेशन बुला लेती है और उसमें मेजोरिटी प्रूफ कर सकती है। तो सरकार को गिराने के लिए किसी एक हाउस की जरूरत नहीं होती है, वो सरकार चालाक है, सरकार को लगेगा किसी एक हाउस में मेंबर कम है, दूसरे हाउस में ज़्यादा है, तो मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए वो दोनों सेशन को, लोकसभा राज्यसभा दोनों को जॉइंटली सेशन करा के भी अपना बहुमत सिद्ध कर सकती है। और ऐसा कांग्रेस ने बहुत बार करा है, दोनों हाउसेज में उसके बाद बहुमत नहीं था, फिर भी उसने इतने सारे बिल पास करा लिए, इतने लंबे समय तक सरकारें चलाई हैं, बिना 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 मेजोरिटी के सरकार चलाने वाली पार्टी हिंदुस्तान में मोस्ट सक्सेसफुल पार्टी कांग्रेस पार्टी। अरे क्लियर है बच्चों? यस सर। 1991 की बात बता देता हूं, हंग गवर्नमेंट आ गई थी और अब खरीद फरोख्त की बात करी गई और इन्होंने 5 सालों तक सक्सेसफुली, मेजोरिटी थी नहीं। देखो बीजेपी तो 13 दिन बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, 13 दिन बाद, पहले से पता था 14 डेज का नोटिस है कि मेजोरिटी प्रूफ करनी है, मेजोरिटी पूरी सबको मालूम था, सारी पार्टियों को, है ही नहीं उनके पास, उन्होंने ऐसी कोई कोशिश नहीं करी, करते तो वो भी सरकार बचा लेते, लेकिन 13 दिन में सरकार गिर गई। 1997 की बात कर रहा हूँ, जबकि 1991 में यही सिचुएशन थी और कांग्रेस ने सरकार ना केवल बहुमत पास करा, 5 सालों तक चलाई, जबकि मेजोरिटी मेंबर्स उनके नहीं थे। वापस आते हैं जी। तो लोकसभा की पावर ज्यादा है, कारण है मनी बिल यानी बजट और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। मनी बिल के बारे में आइडिया दे दिया मैंने, लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाता है तो 14 डेज के लिए रिकंसिडरेशन के लिए लोकसभा में भेजा जा सकता है, लेकिन लोकसभा अगर ना माने तो बिल एज इट इज पास करना पड़ता है। मनी बिल बोले तो बजट बता दिया, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी यानी 1 फरवरी। स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात करते हैं जी। राज्यसभा की बात हो चुकी है, राज्यसभा को कौन प्रेजाइड करता है? चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, याद करा चुका हूँ, वाइस प्रेसिडेंट। और हेड प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एक बार दोबारा बोल दो अनन्या। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। और हिंदुस्तान के पहले वाइस प्रेसिडेंट? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जो वाइस प्रेसिडेंट अपनी टेन्योर को पूरा नहीं कर पाए और डेथ हो गई, अभी याद कराया है? वीवी गिरी है जी। क्या? अरे भाई वीवी गिरी नहीं है, अरे कृष्णकांत, अभी तो याद कराया है। प्रेरणा दोबारा बोलना। कृष्णकांत। हाँ, स्पीकर की बात करते हैं, स्पीकर की बात करते हैं। हिंदुस्तान के पहले स्पीकर, जल्दी जल्दी पूरी क्लास। जीवी मावलंकर। मावलंकर, गणेश वासुदेवन मावलंकर। एट प्रेजेंट हिंदुस्तान के स्पीकर बताओ जल्दी जल्दी, लोकसभा के स्पीकर। ओम बिरला। ओम बिरला। भैया हमारी लोकसभा की हेड सीट, लोकसभा को कौन प्रिजाइड करता है? स्पीकर। राज्यसभा को कौन प्रिजाइड कर रहा है? हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो स्पीकर की बात कर रहे हैं। अच्छा, हिंदुस्तान की पहली महिला स्पीकर, जल्दी जल्दी बताते जाओ जो एग्जाम का क्वेश्चन है। मीरा कुमार। तो जब भी कोई, अरे हमारे 5 साल का टेन्योर लोकसभा का खत्म हो गया, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद सारे मेंबर्स इलेक्ट होके आए। अब इलेक्ट होने के बाद क्या है? शपथ तो हुई नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान से सुनना प्रोसीजर। सबसे पहले जब लोकसभा में सारे मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं तो पहले उनका शपथ ग्रहण समारोह होता है। तो शपथ ग्रहण समारोह से पहले एक टेम्परेरी स्पीकर अनाउंस करा जाता है, उसे बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी बोलो जी, क्या बोलते हैं प्रेरणा? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर जो भी मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं
फ्रॉम द होल कंट्री, उनमें से सीनियर मोस्ट मेंबर को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और ये प्रोटेम स्पीकर टेम्परेरी होता है, सिर्फ उसका काम होता है सबको शपथ दिलवाना, और शपथ दिलाने के बाद फिर जो सबसे ज़्यादा सीटों के साथ जीत के आती है पार्टी, वो उनमें से अपना एक मेंबर क्या बनाती है, स्पीकर। ये क्लियर हो गया बच्चों? प्रोटेम स्पीकर अनन्या टेम्परेरी है ताकि सबको शपथ दिलाई जा सके, और फिर जो सबसे ज़्यादा सीटों के साथ पार्टी जीत के आती है वो उनमें अपने मेंबर्स में से एक मेंबर को फिर वो क्या डिसाइड करते हैं, स्पीकर। और हमारे देश के एट प्रेजेंट स्पीकर कौन है, ओम बिरला। ये क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. तो स्पीकर के बारे में डाटा मैंने नीचे मेंशन कर दिया। गणेश वासुदेवन मावलंकर, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। अच्छा, सबसे लॉन्गेस्ट 2 टेन्योर पूरे करे थे स्पीकर ने, नाम मैंने लिखा हुआ है, डॉक्टर बलराम जाखड़। अनन्या क्या है, सबसे ज्यादा लंबे समय तक स्पीकर की पोस्ट पर रहे, डॉक्टर बलराम जाखड़। 1980 to 89, ईयर भी आपके लिए बता रहा हूँ, 80 to 89। GMC बाल योगी, ये अपने टेन्योर को पूरा नहीं कर पाए और डेथ हो गई। और फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा मीरा कुमार। क्लियर हो गया बच्चों? अनन्या याद हो गया? चले आगे। Yes, sir. मैंने पेपर भेजा था आपके पास, डिस्कशन करेंगे उसका। दीपांशु, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपको जवाब देना है। हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलवाता है? मैंने कराया है, सबको बताया है, बोलते जाओ जी। दीपांशु। स्पीकर ऑफ लोकसभा। हे भगवान, सर, स्पीकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाँ, अरे अजी पुनीत कुद्रा, मैंने बताया हुआ है बच्चे, स्पीकर कैसे शपथ दिलवा देगा प्रेसिडेंट को? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, मेरा क्वेश्चन यहाँ दोबारा चल रहा है और पुनीत कुंद्रा बताएगा, प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देना हो तो किसको देगा रेजिग्नेशन? वो कह वाइस रहा है प्रेसिडेंट। यस, याद कर लो, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देगा तो किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारे देश का एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। एन.वी. रमन्ना। रमन्ना याद रहने से काम चलता है। अगला क्वेश्चन, अनन्या आपका नंबर है। इंडिविजुअल इज नॉट द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, इवन प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, वो किसी भी हाउस का मेंबर ना हो, लेकिन उसे हाउस का मेंबर बनना जरूरी है विद इन ए पीरियड ऑफ, अनन्या 6 months. यस, बिल्कुल ठीक है। और इसको लेकर अभी हमने पीछे अभी चर्चा करी थी, उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं था, फिर भी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। किसको अनन्या, किसको? त्रिवेंद्र सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत को। और वो 6 महीने के अंदर अभी क्या है, 4 ही महीने हुए हैं, बट क्या है, अगर 1 साल के अंदर इलेक्शन होने होते हैं तो बाई इलेक्शन अनाउंस नहीं हो सकते, तो 6 महीने का टर्म पूरा कर नहीं सकते थे। या तो वो महीना 1.5 महीना और रहते और वक्त से पहले स्टेट के अंदर इलेक्शन अनाउंस कर देते। सरकार ऐसा करना नहीं चाह रही, वहाँ उसकी इमेज अच्छी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने सीएम चेंज कर दिया। अरे कोई बताएगा नया सीएम ऑफ उत्तराखंड? पुष्कर धामी। दोबारा बोलो। पुष्कर धामी। पुष्कर धामी, बिल्कुल बढ़िया जी, नए न्यू सीएम ऑफ उत्तराखंड। वापस आ जाते हैं जी। वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं और अगले साल मार्च के आसपास वहाँ पर सरकार के इलेक्शन होने हैं। विच 6 महीने की बात मैंने आपको याद करा दी है। 6 महीने का एक और इंसिडेंस है हमारे पास वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल की सीएम आजकल वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर नहीं है, 6 महीने के अंदर उन्हें सीट ऑक्यूपाई करनी जरूरी है। तो देश में कोई भी देश का काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में शामिल हो सकता है, नेता बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा राज्यसभा में से किसी एक हाउस को ऑप्ट करना होगा। अरे हिंदुस्तान में क्वेश्चन है, पहला प्रधानमंत्री जो राज्यसभा का मेंबर था, यानी लोकसभा का इलेक्शन ही नहीं लड़ा, लोकसभा का मेंबर ही नहीं था और फिर भी देश का प्रधानमंत्री बन गया। देश का प्रधानमंत्री बन गया और देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर लोकसभा राज्यसभा किसी एक हाउस में मेंबर बनना जरूरी है, तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं, राज्यसभा का मेंबर बन गया इनडायरेक्टली। भाषा समझ में आती है दीपांशु? यस सर। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे,
देश का पहला प्रधानमंत्री जिसने लोकसभा का इलेक्शन ही नहीं लड़ा और 6 महीने के अंदर इनडायरेक्टली राज्यसभा का मेंबर बन गया और प्रधानमंत्री की पोस्ट एंजॉय करी। बताओ हिंदुस्तान में पहली घटना कब घटी? सर मनमोहन सिंह, डॉक्टर ना, मनमोहन ना, सिंह। मनमोहन सिंह तो आखिरी घटना है। मनमोहन सिंह आखिरी घटना है। मनमोहन सिंह आखिरी घटना है। वो पूछे आखिरी ऐसा प्रधानमंत्री, उसके बाद कोई दूसरा नहीं बना। पंडित जवाहरलाल नेहरू। नहीं 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 नहीं। इंदिरा गांधी। यस, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी बनी थी जी देश की प्रधानमंत्री और लोकसभा का इलेक्शन ही नहीं लड़ा था तो 6 महीने के अंदर राज्यसभा की मेंबर बन गई। आगे चलते हैं जी। Which one of the following does not constitute the electoral college for election? अरे इलेक्शन हो रहा है प्रेसिडेंट का, इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया, कौन सा मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता है? जल्दी बोलो, कौन बोलेगा? दीपांशु। सर डी। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है इलेक्टोरल कॉलेज में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। अरे लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में होती नहीं है, किसी किसी स्टेट में है। विधान परिषद हिंदी में बोलते हैं, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करते। ये बढ़िया बात। Who among the following enjoy the rank of cabinet ministry of India? बी भैया। कौन सा बोला है, बी या डी? बी भैया, बी। बी। अच्छा, पूरी क्लास से क्वेश्चन चल रहा है। अरे यहाँ पर देखो बात चल रही है, बात बिल्कुल ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर वाली पावर मिलती है किसको? डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो यहाँ पर प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं। याद करा हुआ आपने? जल्दी जल्दी। मेरा पहला क्वेश्चन दीपांशु से है। प्लानिंग कमीशन सेटअप कब हुआ था? जल्दी जल्दी बोलते जाओ दीपांशु। 1950। 1951। 1951 में पहला 5 ईयर प्लान शुरू हो गया था। प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था 1950 1950 में। और हिंदुस्तान फादर ऑफ प्लानिंग कमीशन कौन थे? फादर ऑफ प्लानिंग कमीशन याद कराया मैंने? प्रसन्नता चंद्रा महलनोबिस। प्रसन्नता चंद्रा महलनोबिस। प्लानिंग कमीशन का जो हेड है, चेयरपर्सन है, वो कौन होता है? उस वक्त का प्रधानमंत्री। उस वक्त का प्रधानमंत्री। तो आजकल प्लानिंग कमीशन का हेड कौन है? तो सबको मालूम है देश के प्रधानमंत्री। अरे कौन है? नरेंद्र मोदी। डिप्टी चेयरमैन कौन होता है? कोई इकोनॉमिस्ट, जो भी उस वक्त देश का इकोनॉमिस्ट होता है, सबसे बढ़िया रिफॉर्मर होता है, जो सरकार को सबसे बढ़िया लगता है, उसे सरकार डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट पर बिठाती है। तो बच्चों ये प्लानिंग कमीशन का सेटअप बताया 1950 में हुआ था। पहला 5 ईयर प्लान 1951 1951 to 56 चला था। फादर ऑफ फैमिली प्लानिंग कौन था? प्रसन्नता चंद्रा महलनोबिस था। हिंदुस्तान में 5-5 साल के 5 ईयर प्लान रखे गए थे। कितने 5 ईयर प्लान खत्म हुए? बोलते चलो दीपांशु। 12 5 ईयर प्लान खत्म होने के बाद एनडीए की गवर्नमेंट आ गई। 2014 की बात कर रहा हूं। और सरकार को लगा कि ये 5 ईयर प्लान को रीस्ट्रक्चर कर दिया जाना चाहिए, तो प्लानिंग कमीशन को रीस्ट्रक्चर कर दिया। नया नाम जल्दी जल्दी बोलते जाओ, नीति आयोग। अरे प्लानिंग कमीशन का नीति आयोग। नीति आयोग। नीति आयोग। नीति आयोग में भी चेयरपर्सन देश का प्रधानमंत्री होता है और उसके नीचे वाली सीट डिप्टी चेयरमैन। तो नीति आयोग में टेन्योर चेंज करके 5 साल की जगह कितना कर दिया? 15 साल। कि 15 साल के लिए सरकार अपने सारे रिसोर्सेज इन 2 4 5 चीज़ों पर लगाएगी और देश की इकोनॉमी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप बूस्ट करने का काम करेगी। आपका क्वेश्चन है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? उस वक्त का प्रधानमंत्री। तो आज चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन सबको याद है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। मेरा क्वेश्चन है डिप्टी चेयरमैन एट प्रेजेंट कौन है? अभी चेंज हुआ है। डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार। अरे आजकल अनन्या, डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन डॉक्टर राजीव कुमार। सरकार को जब लगता है डिप्टी चेयरमैन चेंज कर सकती है, उन्हें लगता है कि दूसरा इकोनॉमिस्ट ज्यादा बढ़िया है, पॉलिसी ज्यादा बनाएगा, चेंज कर सकती है सरकार अपने हिसाब से। आसिफ कौन है डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? राजीव कुमार। राजीव कुमार। आगे चलेंगे जी। चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, such setup exists is appointed by the chief minister of UT Delhi. Majority party of भाई legislature. लेफ्टिनेंट गवर्नर। yes
अरे यूटी में चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को शपथ कौन दिलाता है, कौन अपॉइंट करता है उसे? लेफ्टिनेंट गवर्नर। इलेक्शन होता है, इलेक्शन में जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटों के साथ जीत के आती है अपना नेता चुनती है, और उस नेता को, अरे नॉर्मली हर स्टेट में जो मेजोरिटी पार्टी जिसके सबसे ज्यादा सीटें आई है उसका एक नेता सीएम बनता है उस स्टेट का, और ये सीएम की पोस्ट, इसको शपथ कौन दिलाता है, पॉइंट कौन करता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट। लेकिन यूटी में गवर्नर होता ही नहीं है, वहां कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। अरे क्लियर है? वो कह रहे चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। अरे पुनीत क्लियर हो गया? यस भैया। अभी समय की लिमिटेशन, क्लास यहीं समाप्त करेंगे। क्वेश्चन में